तो ये संभव नहीं है कि इस देश में दोबारा से हिंदू राष्ट्र लागू हो पाएगा, दोबारा से वर्ण व्यवस्था लागू नहीं हो सकता, दोबारा से मनुस्मृति लागू नहीं हो पाएगा। इसके लिए इस देश में खून खराबा हो जाएगा। अगर मैं भारतीय संविधान की प्रेम्बल्स की बात करूं, प्रस्तावना की बात करूं, तो उसका भी 1% लागू हुआ है। क्यों लागू हुआ? जैसे हम एक एक बात लेकर चलते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। जिस तरीके से देखा जा रहा है, लगातार एक तरफ एक समुदाय है जो लगातार संविधान को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे लोग हैं जो लगातार संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। तो सर, आप इतिहास के प्रोफेसर हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, आप वहां पे प्रोफेसर हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संविधान अभी तक लागू कितना हुआ है जिसे लोग अभी खत्म करने की बात कर रहे हैं। देखिए, यदि आप मुझे कहेंगे, ग्रेडिंग देंगे कि 10 में कितना पॉइंट आप देना चाहते हैं कि संविधान लागू होने के मामले में, तो मैं कह दूंगा कि 10 में मात्र 1 पॉइंट है कि संविधान भारत में लागू हुआ। मात्र 1 पॉइंट। 1 पॉइंट मैं किस लिए कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि संविधान लागू होने से राजनीतिक गलियारा ही बदला है। राजनीति की जो व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं हैं, वही लागू हुई हैं, बल्कि जो संविधान की जो विचारधारा, जो वैल्यूज है, वो भारत में अभी तक लागू नहीं हो पाया। अगर भारत में ये बात लागू हो गई होती तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, जो ग्रीक का इतिहासकार है गोथे, उसने एक शब्द इस्तेमाल किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता की बात होनी चाहिए। और यही संवैधानिक नैतिकता की बात अमेरिका के संविधान में लिया गया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे, तो उन्होंने इसके साथ यह बात कही थी कि भारत के देश में या भारतीय संविधान में, भारतीय लोगों में संवैधानिक नैतिकता की कमी है। इसलिए मैं मात्र 1% की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसी के साथ डेमोक्रेसी आई, संविधान बाद आया, लिबर्टी आई, इक्वालिटी आई, फ्रेटर्निटी आई, सॉवरेनिटी आई, इस तरह की विचारधारा भारत में आए। अगर मैं भारतीय संविधान की प्रेम्बल्स की बात करूं, प्रस्तावना की बात करूं, तो उसका भी 1% लागू हुआ है। क्यों लागू हुआ? जैसे हम एक एक बात लेकर चलते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो क्या भारत में रूल ऑफ लॉ लागू है? आप ये देखेंगे कि भारत में कहीं भी रूल ऑफ लॉ ठीक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, चाहे वो कास्ट के मामले हो, चाहे वो धर्म के मामले हो, चाहे स्त्री के मामले हो, चाहे वो कॉमन लोगों के मामले हो। जैसे एक सिंपल सवाल है दलितों के संदर्भ में, DW न्यूज के अनुसार हर दिन 10 महिलाओं का बलात्कार होता है और थाने में केवल 20% केस रिपोर्टेड होते हैं और 80% केस रिपोर्टेड नहीं होते। 25% केस रिपोर्ट होते हैं, 75 नहीं होते हैं। ये तो केस रिपोर्टिंग की बात है, और 100 में 25%। और इसका कन्विक्टेड रेट क्या है? फ्रंटलाइन मैगजीन के अनुसार इसका कन्विक्टेड रेट बहुत लो है, मतलब विद 5% कन्विक्टेड रेट। तो आप जरा सोचिए, क्रिमिनल्स की जो रेट है वो कितना है? इतना ही नहीं, आप देखिए सुसाइड क्यों हो रहा है। हर चौथा पांचवा व्यक्ति सुसाइड कर रहा है। सुसाइड करने वालों में कौन लोग शामिल हैं? क्या सुसाइड करने वालों में पॉलिटिशियन शामिल हैं? क्या सुसाइड करने वाले में बड़े लोग शामिल हैं? नहीं, कॉमन लोग सुसाइड करने में शामिल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रेट विद्यार्थियों की बढ़ रही है। विद्यार्थी क्यों सुसाइड कर रहे हैं? बहुत तेजी से NCBR के डाटा के अनुसार रेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन बेरोजगारी की बात है। यही सरकार आपको MA की डिग्री देती है, PhD की डिग्री देती है। यही सरकार कहती है कि आप नॉन मेरिटोरियस हैं। यही सरकार कहते हैं कि आप जॉब के एलिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है एलिजिबल? क्योंकि सरकार आम आदमी के लिए बनती ही नहीं। वो सरकारें हमेशा, हेरोल्ड लास्की कहता है कि कानून केवल गरीबों के लिए होता है। तो जो आज का कानून है वो गरीबों के लिए है, गरीबों पे ही लागू किया जा सकता है, बड़े लोगों के लिए कानून होता ही नहीं है। तो अब बताइए, पूरे भारत में जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं पॉलिटिशियंस का, देखिए जो क्रिमिनल, मोर देन 50% क्रिमिनल्स है, पॉलिटिशियन है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, लेकिन पार्लियामेंट में बैठे हैं, जा रहे हैं, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के लोग, उन्हीं के
समाज के लोग जा रहे हैं, आम आदमी की क्या हो रहा है? तो संविधान तो ये नहीं कहता, संविधान तो कहता है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के रूप में सबको मिलना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव में कौन जा रहे हैं? वही लोग जा रहे हैं। तो भारतीय संविधान पूरा रूप से मैंने कहा कि 1% ही लागू हो पाया है। एक एग्जाम्पल देखिए, SC/ST का केस देख लीजिए। अभी हाल में ही UGC का रिपोर्ट है कि जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिल रहा है, बच्चों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो कैसे डेमोक्रेसी में कई लेख आए हैं, लिबर्टी इक्वालिटी तो बात समझ में आ रही है, लेकिन फर्टर्निटी के मामले में भाईचारा, आप देखिए भाईचारा भारत में लागू हो पाया है? भाईचारा में अगर लागू होता तो चमरौटी नहीं बनती, बभनौटी नहीं बनती, पासियाना नहीं बनता, यादव टीला टोला नहीं बनता, हिरान नहीं बनता, आपके पंडितपुरा नहीं बनता। जाति के नाम पे सब कुछ है, गांव घर एक ग्रुपिंग है, हर कास्ट का एक ग्रुपिंग है। तो ये ग्रुपिंग क्यों है? क्योंकि इस देश में भाईचारे की कमी है और जो संवैधानिक नैतिकता है उसकी बड़ी कमी है। हाँ बताइए। अभी जिनकी जिम्मेदारी है भारतीय संविधान को, जो जनता के जनप्रतिनिधि हैं, जिनका काम ही है कि संविधान की रक्षा करना और जनता के मुद्दों को सदन में उठाना, आज वही वकालत कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र स्थापित होना चाहिए। वो डरे हुए हैं लोग। तो आखिर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? अगर हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाता है तो OBC SC/ST माइनॉरिटी के जो लोग हैं इस समाज में, उनका क्या होगा? उनकी दशा और दिशा क्या होगी? देखिए, जो परिकल्पना, पहले मैं इस पे बात करूंगा कि ये जो SC/ST OBC के सांसद हैं क्यों इस तरह की बात करते हैं। भारत में बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है, भारत के लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है। बड़ा इनजस्टिस बहुजन समाज के साथ तब हुआ जब पूना पैक्ट की बात हुई थी। 1932 में पूना पैक्ट की बात हुई। 1932 में पूना पैक्ट में जब ये कहा गया कि डुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए दलित समाज को, और उस वक्त गांधी जी की वजह से और इन लोगों की वजह से ये बात लागू नहीं हो पाई, और उस दिन से तय हो गया कि ठीक है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ SC/ST जाएंगे। तो जब ये तय हो गया तो उस दिन से ऑटोनोमस जो दलित पॉलिटिक्स है, जिसको मैं ऑटोनोमस कहता हूँ, ऑटोनोमस, स्वायत्त, इंडिपेंडेंट और सॉवरेन, तीन बातें हैं। ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट और सॉवरेन, तीन शब्द है। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि स्वायत्त पॉलिटिक्स चाहिए। दलितों के पास आज भी स्वायत्त ऑटोनोमस पॉलिटिक्स नहीं है। ऑटोनोमस जो स्वयं का डिसीजन ले सके। इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर पॉलिटिक्स नहीं है, उनको पॉलिटिकल पार्टी पे निर्भर रहना पड़ता है। और सॉवरेन पॉलिटिक्स में क्या होता है? जब भारत का संविधान बना उस दिन हम सॉवरेन देश बने। सॉवरेन का मतलब कि बाह्य नीति और गृह नीति, कोई भी सरकार डिसीजन लेने के लिए सक्षम होगी, कोई सरकार नहीं कहेगी। जैसे इसका उदाहरण एक मैं दे रहा हूं, 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन भारत के पास सॉवरेन पॉलिटिक्स नहीं था। 1950 में जब भारत आजाद हुआ, भारत का संविधान बना, तब हमारे पास सॉवरेनिटी आई। तो ये पॉलिटिकल सॉवरेनिटी थी। लेकिन क्या व्यक्तिगत सॉवरेनिटी, क्या एक व्यक्ति आत्मनिर्भर है किसी भी डिसीजन लेने के लिए? क्या इंडियन पॉलिटिक्स का जो दलित पॉलिटिक्स है, क्या कोई डिसीजन लेने के लिए संप्रूव है, इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है? इसका आंसर है नो। नो इसलिए क्योंकि आपने व्हिप जारी कर दिया। हर पॉलिटिकल पार्टीज व्हिप जारी करती है कि उसकी आइडियोलॉजी को मानना है। अब अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं तो भारतीय जनता पार्टी की बात मानूंगा, यदि मैं कांग्रेस का हूं तो कांग्रेस की बात मानूंगा, यदि मैं बहुजन समाज पार्टी को बहुजन समाज। तो क्या विक्रम एज ए MP, विक्रम एज ए मिनिस्टर, विक्रम एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, क्या मेरी अपनी एक स्वतंत्र राय नहीं है? स्वतंत्र राय है। क्या विक्रम एज ए प्रोफेसर क्या स्वतंत्र राय विचार नहीं रख सकता? मैं रख सकता हूं, ये सॉवरेनिटी है। लेकिन will we are able to play or practice this kind of sovereignty? The answer is no. We don't have a sovereign power ourselves that we can practice this kind of sovereignty. We are not able to play this kind of sovereignty. ये भारत की बात, ये बहुत ऐसी बातें हैं जो आम लोगों को मेरी बात शायद समझ में ना आए, लेकिन जिस दिन ये आम लोगों की बात समझ में आ जाएगी जो मैं कह रहा हूं, और पॉलिटिकल पार्टी, उस दिन भारत में भूचाल आ जाएगा, उस दिन भारत में क्रांति हो जाएगी।
केवल यही आप सॉवरेन पावर दीजिए, ऑटोनोमस पावर दे दीजिए, उस दिन भारत में क्रांति आ जाएगी। और ये इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि वो जानते हैं कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो मैं अर्थ बता रहा हूं उसको तो अर्थ भी नहीं जानते, और जानते भी हैं तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहां पे बदलाव नहीं। ये बदलाव तभी आएगा जब तक इस देश में पूना पैक्ट वाली व्यवस्था लागू नहीं होगी, तब तक ये जो बात बता रहे हिंदू राष्ट्र की बात, ये उनकी मजबूरी है कि हिंदू राष्ट्र की वो बात कर रहे हैं। थोपी गई व्यवस्था है, और इन थोपी गई व्यवस्था में जो भारतीय जो SC ST OBC के सांसद हैं उनको मानना ही पड़ेगा, और उनकी मजबूरी है। हाँ, ये एक बात हो सकती है कि आज जो मिडिल क्लास, जो बाबा साहेब के वजह से, रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से जब आरक्षण मिला और पढ़ा लिखा, ये तबका इस पॉलिटिकल पार्टी की बात को करने नहीं देगा। यानी भारतीय जनता पार्टी अगर चाहेगी कि इस देश में हिंदू राष्ट्र स्थापित हो, तो ये जो पढ़ा लिखा जो बहुजन समाज का तबका है, इसको होने नहीं देगा। ये लाख कोशिश कर लें तब भी होने नहीं देगा। इसके कई एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल, जब SC ST को डाइल्यूट करने की बात आई तो पूरे भारत में स्पॉन्टेनियस एक आंदोलन हुआ। और दूसरा 21 अगस्त को जो एक आंदोलन हुआ कि स्पॉन्टेनियस था, किसी पॉलिटिकल पार्टीज बहन जी के कहने के बाद भी ये बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल्स का आंदोलन था जो हुआ। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जब कभी इस तरह की बात आएगी, बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल्स इस मुहिम में कूदेंगे। आपको पता है 30 पॉइंट रोस्टर प्रणाली में भी यही इंटेलेक्चुअल्स, यही सोशल एक्टिविस्ट आगे बढ़े, और ये पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, ये इंडिपेंडेंट सोशल इंटेलेक्चुअल्स एक्टिविस्ट हैं जो इस देश को इंटरनली बचाए रखे हैं। जब कभी भारत पे इस तरह की बात आती है तो आप पूरे भारत में देखिए, पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ करके ये इंटेलेक्चुअल्स जो पत्रकार के रूप में हैं, जो प्रोफेसर के रूप में हैं, जो एक इंडिपेंडेंट NGOs के रूप में है, एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक के रूप में है, वो इस पे अपनी बात रखते हैं, और जिसके आगे सरकार दबाव में आती है। तो ये संभव नहीं है कि इस देश में दोबारा से हिंदू राष्ट्र लागू हो पाएगा, दोबारा से वर्ण व्यवस्था लागू नहीं हो सकता, दोबारा से मनुस्मृति लागू नहीं हो पाएगा। इसके लिए इस देश में खून खराबा हो जाएगा।